तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका इस क्लास के अंदर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास का जो मेन्यू है वो शायद आप सब लोगों को पसंद आएगा। क्लास की स्टार्टिंग करूंगा बताने से कि क्लास में क्या करने वाले हैं। जीके जीएस की हमारी पहले यहाँ पे कुछ मिक्स क्वेश्चन की हम यहाँ पे सीरीज कवर करेंगे, क्वेश्चन कवर करेंगे बढ़िया बढ़िया, जहां पे क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट वाले भी हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले भी हैं। और वहीं उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा क्लास का वो करंट अफेयर का रहेगा। उसके बाद एंड में एक टॉपिक करेंगे 5 ईयर प्लान्स का। अब टॉपिक हो पाएगा तो वेरी गुड, नहीं हो पाएगा तो मुझे माफ कर देना। ठीक है भैया, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन अगर आप डरावना लेके आओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आपके सामने मेरे भाई ये क्वेश्चन आ चुका है और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा अगर आपको बिल्कुल मैं सही बताऊं तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सर हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमारा यूपीएससी के सिविल सर्विस से क्या लेना देना है। तो जीएस ही एक लेवल ऊपर करके जाओगे तो मामला बढ़िया रहेगा आपका, है ना। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन देख के डर लगा हो या जिन बच्चों को ये क्वेश्चन देख के मन में विचार आया हो कि सर वाई, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना। कह रहा है कि भाई इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग करेक्ट होगी। द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। देखो पहली स्टेटमेंट तो हर बच्चा करेक्ट कर देगा कि सर पहली वाली तो करेक्ट है, ठीक है। संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म and is one of the 22nd language listed in the 8th schedule। अगर मैं इसके आगे बढ़ने की बात करता हूं, कोंकणी स्पोकन इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया was added to 8th schedule in the 71st amendment of the constitution। देखो ये जो स्टेटमेंट मुझे नजर आ रही है ना, इसमें से करेक्ट कौन कौन सी होगी जानना बहुत जरूरी है। राइट आंसर इज 4। ये तीनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि भाई ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो सकती है, लेकिन नहीं। जब आप पुराने भारत में जाओगे, संस्कृत का यूज देखोगे तो आपको हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों में कहीं कहीं आपको संस्कृत का यूज देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर इज ऑल। राइट आंसर इज ऑल। देखो 21वें नंबर का अमेंडमेंट 1967, जहां पे सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 71वें नंबर का अमेंडमेंट 1992, जहां पे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया, KNM को ऐड किया गया। 92nd अमेंडमेंट 2003, जहां बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली को ऐड किया गया। 96th अमेंडमेंट में उड़िया की स्पेलिंग चेंज करके उड़िया कर दिया। क्या कर दिया गुरु, कि उड़िया की स्पेलिंग चेंज करके उड़िया कर दिया, है ना भैया, ध्यान रखेंगे इसको। देखो पाली भाषा जो यूज होती थी उसमें कोई गलत नहीं बोल रहे हो आप, आम जनता पाली भाषा यूज करती थी। लेकिन अगर मैं आपसे, जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं या जो बड़े तबके के लोग हैं, वो संस्कृत यूज किया करते थे। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आपको शायद डिफिकल्टी आए, लेकिन अगर कोई हमारा प्यारा स्टूडेंट है तो मुझे लगता है कि उसको इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। When an organization is unable to honor its financial obligation, जितने प्यार से लिखा है ना, मतलब पता है क्या है, कि किसी ने किसी से पैसे लिए, पैसे वापस चुका नहीं पा रहा है, कि किसी से पैसे लिए, पैसे को वापस चुका नहीं पा रहे हो, ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो जो इंसान पैसे नहीं चुका पाता उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं बैंक करप्ट, कि उसका दिवालिया निकल गया। क्या हो गया, कि उसका बैंक करप्ट, उसका दिवालिया निकल गया। जैसे मानो कि एक कंपनी है, कंपनी नंबर ए, कंपनी ए ने एसबीआई से लोन लिया 10 करोड़ रुपए का। कंपनी ए ने एसबीआई से लोन लिया 10 करोड़ रुपए का। कंपनी ए अब एसबीआई को पैसा नहीं दे रही है, पर एसबीआई बार बार उनके घर पर जाता है, उनसे पैसे मांगता है। तो कंपनी ए कोर्ट के पास जाएगी, बोलेगी भैया ऐसा है कि हम तो हो चुके हैं बैंक करप्ट। क्या हो चुके हैं, हम तो हो चुके हैं बैंक करप्ट, हमारे पास नहीं है पैसा, हमारे पास नहीं है पैसा। ठीक है, आइए आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आइए, हमारा एक भारत में
एक मतलब एक्ट है जो बैंक करप्सी के साथ डील करता है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016, जो एक पूरा फ्रेमवर्क होता है कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल को बैंक करप्सी से निकालने का या उसके साथ डील करने का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। डैश रेफर्स टू दोस हु हैव नो वर्क टू डू इवन दो दे आर एबल एंड विलिंग टू डू। हमें क्या सिखाया गया है कि भाई जो नौकरी नहीं करता वो, सर यूपीएससी का नाम सुनकर डर लग जाता है, तो क्वेश्चन देखकर कैसे नहीं लगेगा? डरने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? कह रहा हूं क्वेश्चन देख के, यूपीएससी का नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं है। खुद पे ट्रस्ट रखो। अगर आपने जीएस को अच्छे से पढ़ा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मुझसे बोल रहा है कि भैया अगर एक व्यक्ति है जो काम करना तो चाहता है लेकिन काम उसको मिल नहीं रहा, कि जैसे मैं बोलूं कि मुझे काम करना है, जो सैलरी मिल रही है आई एम ओके विद इट, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा, इसे कहेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इसे कहेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखेंगे इसको। कोई पढ़ा लिखा आदमी है, वो नौकरी करने गया, उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो उसको पर्टिकुलरली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक साइकिल की वजह से, कि भैया जब इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जब इकोनॉमी गिर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी के गिरने की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, उसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। राइट आंसर इज ए। वेरी गुड। अगला आइए। डैश हैपेंस व्हेन अ गवर्नमेंट सेल्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स स्टेक इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। जैसे मानो कि एक कंपनी है एलआईसी, ठीक है, ये सरकार की कंपनी है, सरकार इसमें से 25% प्राइवेट सेक्टर को बेच दे। सरकार इसमें से 25% अगर प्राइवेट सेक्टर को बेच दे तो उसको क्या कहा जाता है? देखो, जब हम अपने पैसे से कोई चीज खरीदते हैं दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। जब हम अपनी चीज बेच देते हैं दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। राइट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाँ, आपने मेरे ख्याल से पेमेंट बैंक्स के बारे में सुना होगा। भारत में डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए पेमेंट बैंक लाए गए थे। कह रहा अगर मैं आपसे पेमेंट बैंक की बात करता हूं, है ना, तो पेमेंट बैंक को लेके इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जरा बताना बेटा मुझे एक बार, क्या लगता है क्या आंसर होगा? पेमेंट बैंक कैन इशू बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। गलत। पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता क्योंकि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता। पेमेंट बैंक अंडरटेक लैंडिंग एक्टिविटीज फॉर स्पेशल सेक्टर्स। लैंडिंग एक्टिविटी, पेमेंट बैंक लोन नहीं देता तो लैंडिंग एक्टिविटी कैसे करेगा? अपने आप में ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ पेमेंट बैंक शैल बी 10 करोड़। गलत, 100 करोड़। पेमेंट बैंक बनाना हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना हो तो उसके लिए 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगती है, तो यह भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर इज डी। ऑटोमेटिकली राइट आंसर इज डी। चलो आपको मैं बताता हूं, काम करना। अगर आप में से कोई इस क्वेश्चन में डाउट में है तो एक होता है पेमेंट बैंक, एक होता है पेमेंट बैंक और एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज इसके बारे में पढ़ने का ट्राई करना। एक होता है पेमेंट बैंक, एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज इसके बारे में पढ़ने का ट्राई करना कि पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों का क्या मतलब होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। आगे आइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। पेमेंट बैंक को डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहा जाता है। पेमेंट बैंक को भी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी, दोनों को ही डिफरेंशिएटेड बैंक कहा जाता है। ठीक है, पेमेंट बैंक कभी भी लोन नहीं देता। देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन दे सकता है लेकिन पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता। ठीक है, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एंड दे आर नॉट अलाउड टू हैव सब्सिडरी दैट ऑफर एनबीएफसी सर्विसेज। ध्यान रखेंगे इसको भी। आगे आइए, यहां पे क्लासिकल डांस को लेके क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी को लेके
4 स्टेटमेंट दी गई हैं। मैं फिर से आपको डराने वाला काम कर रहा हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर पूछा गया, क्योंकि बेटा यह क्वेश्चन भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें कि भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बता दोगे तो वेल एंड गुड, अगर इन केस नहीं बता पाते हो तो बेटा मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो बता ही दूंगा। चेक करो एक बार, चेक करो इसको, और चेक करते हैं। कुचिपुड़ी इज वन ऑफ द क्लासिकल स्टाइल ऑफ इंडियन डांस। कुचिपुड़ी बिल्कुल भैया करेक्ट डांस है। कुचिपुड़ी इज द नेम ऑफ विलेज इन कर्नाटका। अगर आप मेरे साथ लगातार क्लास ले रहे हैं तो आपको पता होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एक गांव का नाम है, उसी के नाम से इसका डांस का नाम रखा गया है। तो अगर तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो यह भी गलत और यह भी गलत। अब या तो यह करेक्ट होगा या फिर यह करेक्ट होगा। अब इन दोनों में से अगर एक भी करेक्ट है तो यह आंसर निकल आएगा। इट इज अ डांस ड्रामा विच वॉज नोन अंडर द जेनरिक नेम ऑफ यक्षगान। वेरी गुड। यक्षगान भी आपका कर्नाटक का एक फोक डांस है। यक्षगान आपके कर्नाटक का एक फोक डांस है, लेकिन कहीं ना कहीं यक्षगान और कुचिपुड़ी आपस में मिले हुए हैं। तो राइट आंसर इज 3, 1, 3 एंड 4। राइट आंसर इज 3, 1, 3 एंड 4। यहां पे हमारा आंसर नंबर 3 या सी करेक्ट होगा। ठीक है जी, ओनली 1 नहीं है, या आपके 3 करेक्ट है इसमें। समझ गए? चलो आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारे सामने यहां पे संविधान सभा को लेके 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। हमारे सामने इस क्वेश्चन में संविधान सभा को लेके 4 क्वेश्चन दी गई है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम प्रोविंसेस वर। देखो ऐसा है, जब संविधान सभा में लोगों को चुनने की बारी आई या संविधान सभा में सदस्य बनाने की बारी आई तो कुछ लोगों को इलेक्टेड मेंबर भी ऐड हुए और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी ऐड हुए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे इलेक्टेड थे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे नॉमिनेटेड थे, कुछ इलेक्टेड थे तो कुछ नॉमिनेटेड थे। ठीक है। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा उनको निर्वाचित किया गया था। क्या बोल रहा हूं आपको मैं कह रहा हूं कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा उनको निर्वाचित किया गया। डायरेक्टली इलेक्ट वाला उस समय डायरेक्टली चुनाव कराए नहीं गए थे, उस समय डायरेक्टली चुनाव कराए नहीं गए थे। राइट आंसर इज ए। आगे आइए। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का निर्माण किया 1946 में। जब संविधान सभा का निर्माण किया टोटल 389 उसके मेंबर थे। 296 जो लोग थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे, प्रोविंसेस से थे। 93 जो लोग थे प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होके आए थे। द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर स्टेट्स, यानी कि जो ये प्रिंसली स्टेट से लोग 93 आए, नॉमिनेट होके आए, और काफी लोग इलेक्ट होके भी आए, इलेक्ट होके आए, है ना। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है गुरु। अगला आइए। सरकारिया कमीशन को लेके हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सरकारिया कमेटी या सरकारिया कमीशन को लेके हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा भैया जो ये सरकारिया कमेटी है या जो सरकारिया कमीशन है, इन चारों की अगर बात करी जाए तो इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट कब किया। पहली बात तो ये कि भैया यूनियन यानी कि केंद्र और स्टेट के रिलेशंस के साथ इस कमेटी को आप जोड़ सकते हो। आर्टिकल 263 जो कि इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, आर्टिकल 263 जो कि इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है, जिसको एस्टैब्लिशमेंट अगर करने की बात करी जाए तो वो किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर। इसका हेड होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर।
अगर मैं इन चारों की बात करूं तो क्या आंसर होगा? 1983 में यह कमेटी बनाई गई और 1988 में रिपोर्ट को सबमिट किया, तो राइट आंसर इज 3, 1988। ध्यान रखेंगे इसको। अगला आइए, भारत के संविधान में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करी गई है। इन चारों में से कौन सा आर्टिकल सीएजी की बात करता है? अभी भारत का सीएजी कौन है? अभी भारत के सीएजी का नाम है संजय मूर्ति। अभी भारत के सीएजी का नाम है संजय मूर्ति, ठीक है ना। और जो ये संजय मूर्ति जी की आप बात कर रहे हैं, और जो मेरे भाई आप ये संजय मूर्ति जी की बात कर रहे हैं, ये सीएजी है। देखो आर्टिकल 148 सीएजी की बात करेगा, 123 में और 213 में ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति की बात करी गई है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 में राज्यपाल यानी कि गवर्नर अध्यादेश जारी करता है। 368 संविधान के संशोधन की बात करेगा, 368 संविधान के संशोधन की बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेगा। मैं आप लोगों को एक वादा कर सकता हूं, ठीक है, अगर डेली आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो शाम को 6 बजे आप मेरी क्लास देखो। अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप शाम को 8 बजे मेरी क्लास देखो। अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप जो टोटल 5 घंटे में खुद पढ़ोगे ना मिक्स करके, या 4 घंटे में आप जो पढ़ोगे मिक्स करके, मैं आपको वो 1 घंटे के अंदर शानदार पढ़ा दूंगा। तो 1 घंटा आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग है बेटा। अगर दोनों की तैयारी कर रहे हो तो 2 घंटे डेली आप मुझे दीजिए, या फिर एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा तो 1 घंटा आप मेरे को दीजिए। लेकिन मेरे जो स्टूडेंट है, मैं चाहता हूं कि वो आने वाले समय में एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल करे, वो सीजीएल भी दे और सीएचएसएल का फॉर्म फिल भी करे। तो आपने दोनों क्लास लेनी है, 6 बजे रेलवे और 8 बजे सीजीएल प्लस सीएचएसएल, और इसी में आपका सीपीओ भी निपट जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको। और इसी में आपका आरपीएफ भी निपट जाएगा। और जो बच्चा इस क्लास के अंदर बढ़िया काम कर लेगा, उसका जब आईबीएसीआईओ आएगा वो भी इसी के अंदर निपट जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्या आंसर होता है? राइट आंसर इज 4, राइट आंसर इज 4, राइट आंसर इज 1, 148। चलो भैया आगे आइए। नेक्स्ट हमारे सामने फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, एलुवियल सोइल को लेकर ये क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का बेटा ये क्वेश्चन है, एलुवियल सोइल को लेकर ये क्वेश्चन है। ये मुझसे अब ये पूछ रहा है दोस्त, ये मुझसे अब ये पूछ रहा है दोस्त कि आपके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जैसे अभी कहा जाता है कि भैया कहते हैं ना कि जिद क्या होती है, जिद, कि अगर कोई इंसान कुछ सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वही काम आज श्रीलंका ने करके दिखाया। इंडिया ने 500 रन मारे, टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया ने 500 रन मारे, श्रीलंका खेलने आई, श्रीलंका का फॉलो ऑन हो गया। फॉलो ऑन क्या होता है कि अगर आपने पहली टीम से कम रन मारे, कि आपके रन में उनके रन के बीच में 200 रन की ज्यादा का गैप है, तो फॉलो ऑन होता है। फॉलो ऑन हुआ, उन्होंने कम रन बनाए, फिर श्रीलंका दोबारा खेलने आई। भाई श्रीलंका की टीम ने पूरी 5 दिन तक टिकी रही और मैच को ड्रॉ करा दिया। तो क्या मतलब होता है ये है जिद, कि जिस टीम को पूरी दुनिया समझती है कि तो नॉर्मल सी टीम है, उस टीम ने इतना बड़ा स्कोर चाहे बना नहीं पाए वो, लेकिन हारे भी नहीं। तो अगर जिद कर लेगा ना कोई आदमी, तो भाई वो कुछ भी कर सकता है ना। चलो आगे बढ़ेंगे एक बार। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, दे सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, नदी के पास एलुवियल सॉइल पाई जाती है, नदी के पास एलुवियल सॉइल पाई जाती है और फर्टाइल सॉइल होती है, तो मजा आ गया इसमें, है ना। एलुवियल सॉइल के जो होते हैं फाइन पार्टिकल होते हैं, रॉक मटेरियल के फाइन पार्टिकल होते हैं, है ना, वो डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर बेड पे जाके, तो ये भी करेक्ट हो गया। एलुवियल सॉइल आर नॉट फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, ये भी गलत है। तो यहां पे 1 और 2 करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। 1 और 2 करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। एक हमारे भाई में अलग मामला चल रहा है ना। पढ़ लेते भाई क्या कहना चाह रहा है ना, पढ़ लेते क्या कहना चाह रहा है।
हमारा भाई हमसे कह रहा है ना, पढ़ लेंगे। रेशम की डोर सा अटूट है ये बंधन, क्या बात है, क्या बात है, भाई बहन का पावन है यह अभिनंदन, सदा सलामत रहे तेरी कलाई मेरे भाई। रक्षाबंधन की तुम्हें बहुत बहुत बधाई। आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। अब बार बार कमेंट करके बेटा बधाई ना दे, है ना, एक बार आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया, बार बार स्पैम ना करें, है ना। रक्षाबंधन के दिन मैं आपको ब्लॉक नहीं करना चाहता, ठीक है जी। चलो प्लीज प्लीज आगे बढ़े एक बार, चलो अगला आइए नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं? देखो ऐसा है गुरु, हमारा जो ये इंडिया है, हमारा जो ये इंडिया है ना, इसमें कुछ नदियां यहां बहती है अरब सागर में, और मेजरली नदियां यहां बहती हैं आपके बंगाल की खाड़ी में। इंडिया का यहां पर एक ऐसे आप मानो कि झुकाव ऐसा है कि ज्यादा नदियां इस तरफ जाती हैं। जो नदी यहां आएगी पूर्व की तरफ जाएगी, जो नदी यहां आएगी पूर्व की तरफ, जो यहां आएगी पश्चिम की तरफ। कह रहा है कौन सी नदी ईस्ट की तरफ बहती है? अगर मैं ईस्ट में जाऊंगा तो गोदावरी ईस्ट की है, कृष्णा ईस्ट की है, और ये दोनों वेस्ट की है। तो राइट आंसर इज ए एंड सी, राइट आंसर इज सेकंड, ए एंड सी। वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है? जीडीपी को लेके क्वेश्चन है। कह रहे हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार। देखो आप लगातार जब मेरे साथ एक महीना क्लास ले लोगे, है ना, देखो जो बच्चा लंबे समय से ले रहा है उसको ये बात पता होगी अच्छे से, लेकिन अगर आप मेरे साथ एक महीने भी क्लास ले लोगे तो यू विल रियलाइज कि जो क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे आपको उसके बारे में 70-80% पहले से ही पता होगा, है ना। अगर वही काम आप 3-4 महीने कर लोगे तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने आए, चाहे वो क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट आता होगा। तो क्या आंसर है इसका? जीडीपी में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है, रोजगार में एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा योगदान है, वही जीडीपी में सबसे कम योगदान एग्रीकल्चर का है। राइट आंसर इज ए। कह रहा है कि ओजोन की हम बात करते हैं, पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली होती है ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर ना हो तो यूवी रेस डायरेक्टली धरती पर आएंगी, हमारी बॉडी को खराब करेंगी, हमारी घरों को खराब करेंगी, हमारी एग्रीकल्चर को खराब करेंगी। वही यूवी रेस को रोकने का काम करता है ओजोन लेयर। अब ये कह रहा है कि ओजोन लेयर कहां पाया जाएगा? राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर, राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में, जहां पर अभी हम लोग खड़े हैं, जहां पर अभी हम लोग खड़े हैं, आपकी क्लासेस चल रही हैं, पेड़ पहाड़ ये सब कुछ चल रहा है, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर आएगा मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। फिर आएगा थर्मोस्फेयर, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्यान रखना इसको, ठीक है। और ये चीज कई बार एग्जाम में आती भी है। आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने अब यहां पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से ये क्वेश्चन को पिक करके लाया गया है। शानदार ये क्वेश्चन है, बच्चों की हवा टाइट कर दे ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए। एक तो साइंस और स्टेटमेंट वाला, है ना भैया। अब अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन को पढ़ूं, देखो मैं अगर पर्सनल लेवल पे एग्जाम देने गया हूं तो मैं इस क्वेश्चन में वो सर्च करूंगा जो मुझे एग्जैक्टली लग रहा है कि गलत है। लिखा है कि प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। ये बात सब जानते हैं कि प्लांट सेल का सेल वॉल होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल गलत दी गई है। फोर्थ स्टेटमेंट, नॉन वेस्कुलर प्लांट ग्रो वेरी टॉल। नॉन वेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, अगर उसकी रीढ़ की हड्डी सही है तो चलेगा ऐसे कि तुम्हारी है, लेकिन अगर उसकी रीढ़ की हड्डी खराब है तो ऐसे चलेगा है। यानी कि अगर रीढ़ की हड्डी ऐसे है तो बंदा सही चलेगा, ऐसे है तो वो ऐसे करके चलेगा। आहा, तो भाई जो नॉन वेस्कुलर प्लांट है वो टोल कैसे हो जाएंगे? तो गलत। वेस्कुलर प्लांट्स ग्रो वेरी टोल, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स नॉट ग्रो वेरी टोल। तो तीसरी और चौथी गलत दी गई है। जहां जहां 3 और 4 लिखा हुआ है, जहां जहां पे 3 और 4 लिखा है गलत कर दो। राइट आंसर इज 1 and 2।
फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, है ना भैया। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा कमाना। पैसा कैसे कमाओगे? पैसा कमाओगे सरकारी नौकरी से। पैसा कमाओगे सरकारी नौकरी से, है ना। सरकारी नौकरी कैसे लगेगी जरा बताना मुझे एक बार। सरकारी नौकरी कैसे लगेगी जरा बताना मुझे एक बार। मेहनत से, बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। सरकारी नौकरी लगेगी मेहनत से, बोलो यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो, फिर आगे बताऊंगा। जल्दी बोलो जल्दी। सरकारी नौकरी कैसे लगेगी? मेहनत से, बोलो जल्दी जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी बोलो, है ना। सरकारी नौकरी मेहनत से नहीं लगती, सरकारी नौकरी लगती है स्मार्ट वर्क से। सरकारी नौकरी लगेगी स्मार्ट स्टडी से। सरकारी नौकरी लगेगी कंसिस्टेंसी से। सरकारी नौकरी कैसे लगेगी? डिसिप्लिन से। मेहनत तो गधा भी करता है, गधे के लगी नौकरी इनकम टैक्स में। 50 ईंटों को उठाओ, 50 ईंटें वहां जाके रख दो, जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर ईंटों से घर बनाना सीख लिया और 4 लोग अपने अंडर रख लिए तो पैसा कमा लोगे। तो हमने जो पढ़ाई करनी है ना, हमने जो लाइफ को जीना है, हमने सिर्फ गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, हमने स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करनी है? हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट वर्क करना है, अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखना है, कम से कम डिस्ट्रैक्शन, मैक्सिमम पढ़ाई, मैक्सिमम आउटपुट, और जो एग्जाम में आना है उतना पढ़ो। मैं देखता हूं कि बच्चे डेली 5-5 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक बच्चा 5-5 घंटे जीएस पढ़ रहा है, लगता है कि बहुत मेहनत कर रहा है ना। भाई जब 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 25 रीजनिंग के आएंगे, 25 जीएस के आएंगे, 25 इंग्लिश के आएंगे, रेलवे के अंदर अगर आप देखोगे तो भैया सब्जेक्ट सारे आएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, तो आप फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम कैसे पास कर लोगे? आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर में इज्जत देनी है और उसको स्मार्टली पिक करना है कि एग्जाम में क्या आ रहा है। समझ गया? चलो यहां देखो, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। कह रहा है इकोनॉमिक जस्टिस की बात इन चारों में से कहां करी गई है? इकोनॉमिक जस्टिस की बेटा बात करी गई है प्रियम्बल में और डीपीएसपी में। राइट आंसर इज बी। आसान क्वेश्चन है, यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आ गया 2 स्टेटमेंट वाला। अब दोनों स्टेटमेंट अंग्रेजी में है, पहले हवा टाइट हो गई। दोनों स्टेटमेंट अंग्रेजी में है, पहले हवा टाइट हो गई है। अब ये कह रहा है कि गुरु जो ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों में से स्टेटमेंट सही कौन सी है? एन अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। पहली स्टेटमेंट गलत है। देखो, मनी बिल सिर्फ लोकसभा के अंदर इनिशिएट किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आप संसद के किसी भी सदन में इनिशिएट कर सकते हो। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, तो यह भी गलत और यह भी गलत। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स। मुबारक हो, दोनों स्टेटमेंट गलत दी गई। राइट आंसर इज डी। देखो, अमेंडमेंट के 2 तरीके होते हैं, 2/3 मेजोरिटी, बात खत्म। एक और भी होता है कि 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% ऑफ स्टेट, नॉट ऑल दी स्टेट्स। कि अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट है जो फेडरल कैरेक्टर को, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, तो अमेंडमेंट 2/3 का आपका संसद में तो होगा, लेकिन 50% स्टेट से मंजूरी चाहिए। क्या यहां पे 50% लिखा हुआ है? नहीं। तो ऑल द स्टेट्स क्यों होगा? राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। वेरी गुड। आगे आइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। लोरेंस कर्व क्या होता है? इस तरीके से लोरेंस कर्व को इकोनॉमी के अंदर बनाया जाता है। इस तरीके से लोरेंस कर्व को इकोनॉमी के अंदर बनाया जाता है। क्या लगता है भैया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट लोरेंस कर्व? लोरेंस कर्व इन चारों में से किसकी बात करता है? यह बना हमारा लोरेंस कर्व।
एक हमारा बनता है ऐसे करके फिलिप्स कर्व, ये बनता है हमारा फिलिप्स कर्व, ये बनता है हमारा लॉरेंस कर्व। देखो फिलिप्स कर्व की बात करी जाए तो ये इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। फिलिप्स कर्व कहता है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। फिलिप्स कर्व कहता है इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन मुझसे फिलिप्स कर्व पूछा है नहीं, क्या पता एग्जाम में आ जाए, तो ध्यान रखना। लॉरेंस कर्व क्या होता है? लॉरेंस कर्व मुझे इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है। लॉरेंस कर्व मेरे को बताता है कि भैया भारत के 1% के पास देश की सबसे ज्यादा पूंजी है, कि भारत का जो 5% है, टॉप 5% या टॉप 10%, उसके पास देश की 90% पूंजी है। यह होती है इनकम इनइक्वालिटी। यह बात करता है लॉरेंस कर्व, यह बात करता है लॉरेंस कर्व, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है भैया, यह आपका लॉरेंस कर्व है। यहां पर जो ये लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी। ये 45 डिग्री की लाइन होती है, लाइन ऑफ इक्वालिटी। जितना लॉरेंस कर्व नीचे गिरता जाएगा उतनी इनइक्वालिटी इकोनॉमी के अंदर बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। चलो आगे बढ़ेंगे। एक बार दोबारा से मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो बच्चों की हवा टाइट कर देगा, जो बच्चों की बेटा हवा टाइट कर देगा कि अरे गुरुजी क्या पूछ लिया ये, गुरुजी क्या पूछ लिया, हमें ना आता ये सब। अगर लग रहा है क्वेश्चन बढ़िया है कि मजा आ गया, वाह, तो एक बार सारे बच्चे बेटा क्लास को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को बेटा एक बार सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। क्या लगता है भैया क्या आंसर होगा इसका? क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं। प्यार से बोल रहा हूं, मान जाओ, है ना। प्यार से बोल रहा हूं बेटा, ना करें, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ना करें, है ना। क्या आंसर है इसका? अगर आगे देखें तो विजयनगर एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर राय बुक्का राय, पहली स्टेटमेंट करेक्ट। कृष्ण देव राय ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये वाली भी स्टेटमेंट करेक्ट। बैटल ऑफ तालीकोटा लेड टू डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर, बैटल ऑफ तालीकोटा का चोला एम्पायर से कोई मतलब नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। यहां पर थर्ड दिया हुआ है, यहां पर थर्ड दिया हुआ है, यहां पर थर्ड दिया हुआ है, तो जहां जहां थर्ड दिया काट दो। और हम जानते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो राइट आंसर इज 1। अगला आइए, बैटल ऑफ टालीकोटा किस किस के बीच में थी? विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम के बीच में। ठीक है जी, चलो आगे आइए। 74वें नंबर का अमेंडमेंट इन चारों में से किसकी बात करें, बताइए मुझे एक बार। 74 नंबर का अमेंडमेंट जरा बताइए बेटा मुझे एक बार कि इन चारों में से किसकी बात करेगा। हाँ जी, क्या लगता है गुरु, क्या करेक्ट होगा इसमें से? हाँ जी, आगे बढ़े एक बार। चलो देखो, 74th अमेंडमेंट नगर पालिका की बात करता है। 74th अमेंडमेंट नगर पालिका की बात करता है, 1992, पार्ट 9A, पार्ट 9A। आगे आइए नेक्स्ट। यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा उसका समय काल कितना होता है, ये क्वेश्चन है। आर्टिकल 316 में, आर्टिकल 316 में यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन की बात करी जाती है। कहता है कि या तो 6 साल तक नौकरी करो या 65 साल की एज में रिटायरमेंट हो ले लो, जो भी काम पहले हो जाए वो कर लो। ठीक है, जो भी काम पहले हो जाए वो कर लो। ठीक है, अब यहां पे जो मेरा नेक्स्ट स्टेज रहेगा इस क्लास का, यहां पे हम करंट अफेयर चालू कर रहे हैं। 21 से लेकर 30 तक हमारा करंट अफेयर चलेगा, तो सारे भैया ट्राई करना कि सही आंसर दो। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का हमारे सामने आ चुका है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है 2026 में उसको 11 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन फोकस क्या है, यह क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन फोकस क्या है, यह क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या आंसर होगा? सेक्स रेशो
इंडिया में सेक्स रेशो को हमें अच्छा करना है। 2011 की अगर जनगणना की बात करूं तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। इसको हमें और बेटर करना है, बराबर लेके आना है। राइट आंसर इज डी। हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला के अंदर पाई जाती है, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। लोवेस्ट सेक्स रेशो हरियाणा के अंदर पाई जाती है, 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के सामने। चाइल्ड सेक्स रेशो 919 लड़कियां 1000 लड़कों के सामने, जबकि 2001 में 927 लड़कियां थी 1000 लड़कों के सामने। हमारी जो ये चाइल्ड सेक्स रेशो है गिर गई है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशो यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, 1037 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों के सामने। रॉकेट ड्रीम्स नाम की किताब है, कह रहा है कि रॉकेट ड्रीम्स नाम की किताब का राइटर कौन है, लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। क्या लगता है भैया क्या आंसर होगा इसका? क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज क्रिस्टियन डेवनपोर्ट। क्रिस्टियन डेवनपोर्ट, राइट आंसर इज सी। आप देख पा रहे हो, तो ये है एलोन मस्क और ये है जेफ बेजोस। रॉकेट ड्रीम्स को लेके बनाई गई है क्रिस्टियन डेवनपोर्ट के द्वारा। अगला आइए, कौन सा बैंक है, विच बैंक बिकेम इंडिया फर्स्ट ग्रामीण बैंक टू इंट्रोड्यूस सोलर पावर्ड एटीएम वैन? की एक एटीएम वैन बनाई जो सोलर पावर के थ्रू चलेगी, सोलर पावर के थ्रू उसको एनर्जी मिलेगी। कौन से ग्रामीण बैंक ने यह काम करके दिखाया? राइट आंसर इज त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इज द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक इज द करेक्ट आंसर। हम सब लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज एडॉप्ट किया गया। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हिंदी हमारे सेंटर में, यूनियन में एक ऑफिशियल लैंग्वेज है? क्या लगता है क्या आंसर होगा? राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 343। राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 343। हम 14 तारीख को हिंदी दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी को संविधान सभा के द्वारा एक राजभाषा के रूप में ऐड किया गया और यह काम 1949 में किया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत में एज अ राजभाषा के रूप में एडॉप्ट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो भैया इसमें क्या करा इन्होंने, इसीलिए इसको हिंदी दिवस कहते हैं। आगे आइए, चाइना में कुछ समय पहले आप जानते हो कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि नेपाल में एक बहुत जबरदस्त फ्लड आया है। कह रहे हैं कि 300 से भी ज्यादा उसमें इंडियंस मिसिंग है, 1500 से भी ज्यादा टोटल लोग मिसिंग हैं और हर घंटे ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो जो ये फ्लड आया है इसको आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो ग्लोबल वार्मिंग के साथ, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ऊपरी क्षेत्र में बड़ा ग्लेशियल पिघला, ग्लेशियल जो टूटकर गिरा उस लेक के अंदर गिरने के बाद जो पानी का लेवल बढ़ा, बड़ी बड़ी वेव बनी। उस वेव के आने से जब वो पानी आगे जाके नदी के अंदर मिला, अब वो नदी के अंदर पानी का फ्लो बढ़ा और फ्लो इतना बड़ा कि वो सारा इतना बड़ा एरिया जो लोग रहने का था काफी सारा उसमें उसने कवर, मतलब सारा उसने वो गायब कर दिया और बहुत बड़ा हमें ये कहते हैं ना कि एक फ्लड देखने को मिला। और इसके साथ अभी ये कहा जा रहा है कि जो गंडक, जिस नदी में नेपाल के अंदर ये आपकी बाढ़ आई है, फ्लड आई है, वही नदी जब इंडिया आती है तो वो गंडक कहलाती है। गंडक नदी, वही नदी इंडिया भी आती है तो उसको गंडक कहते हैं। तो इंडिया के भी जो एरियाज हैं उनको भी हाई अलर्ट पे कर दिया गया, आसपास के गंडक के एरियाज को, कि वहां पर भी हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत ये फ्लड देखने को मिले। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कुछ टाइम पहले चाइना के ग्वांडोंग एरिया में एक बड़ी फ्लड आया, टाइफून आया, तो उसका क्या नाम था बेटा? उसका नाम था, राइट आंसर इज मिताग। राइट आंसर इज ए, मिताग इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, टाइफून मिताग मेक्स लैंडफॉल इन चाइना। आगे आइए, ग्वांडोंग एरिया में 2025 का जो ओलंपिक्स हुआ, उस ओलंपिक का थीम क्या था? लेट्स मूव +1। क्या था भैया? लेट्स मूव +1। ओलंपिक डे 23 तारीख को पूरी दुनिया में ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का ओलंपिक थीम क्या है? यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। सरकार ने 2027 में जनगणना की बात करी है, लेकिन जो ये जनगणना है कितने फेज में कराई जाएगी बेटा? कि जो ये जनगणना है बेटा, ये जनगणना कौन से फेज में कराई जाएगी, ये क्वेश्चन है।
अगर मैं आपसे जनगणना की बात करूं तो इस बार जनगणना 2 फेजेस में कराई जा रही है, लेकिन आप यह गलती मत करना कि जनगणना हमेशा 2 फेज में कराई जाती है, ऐसा नहीं है। 2011 की जनगणना थी वो एक ही फेज में कराई गई थी, इस बार ये 2 फेज में कराई जा रही है। अगर मैं आपको आगे लेके चलूं, एक ऑलरेडी इसका फेज चालू हो चुका है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का एक इसका फेज चलेगा, जहां पर ये हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं और हाउस लिस्टिंग कर रहे हैं। सेकंड फेज चालू होगा फरवरी 2027 में, जहां पे पॉपुलेशन को ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन को बेटा गिनने का काम करेंगे। अगला आइए, 68वें नंबर का एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन चारों में से कहां कराया गया? ब्रिज टाउन बारबाडोस में कराया गया। कहां कराया गया? ब्रिज टाउन बारबाडोस में कराया गया। अर्थक्वेक की वजह से था, वो जो ग्लेशियर जब वो लेक में गिरा उससे जो पानी उठा उसकी वजह से अर्थक्वेक आया और वो एक्स्ट्रा उसमें उसने एडअप कर दिया, ये मेन मुद्दा हुआ। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूंगा इसके बाद नेक्स्ट, एक कोडावा कम्युनिटी होती है। कोडावा कम्युनिटी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का यह कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मांग रही है। इन चारों में से अगर देखा जाए तो वो कौन से स्टेट को बिलोंग करेगी कोडावा कम्युनिटी? राइट आंसर इज कर्नाटका। के से कोडावा और के से आपका क्या हो जाएगा बेटा? के से आपका हो जाएगा कर्नाटका। आप बाजार में जाते हो, 1 किलो पनीर लेके आते हो, लेकिन एक भारत की डेयरी कंपनी ने, डेयरी कंपनी मतलब जो दूध और आपका ये पनीर बना रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा पनीर का एक स्लैब बना दिया जिससे उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया। आनंद डेयरी ने काम करके दिखाया कि 205 किलो का एक बड़ा पनीर का स्लैब बना दिया। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। ठीक है भैया, इसी के साथ साथ हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। मैं चाहता था कि 5 ईयर प्लान कराऊं, लेकिन नहीं करा पाऊंगा, अगली क्लास के अंदर करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है, आप लोगों के लिए बेटा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे भाई ये है, छोटी सी दोस्त इंफॉर्मेशन आपके सामने ये है कि रक्षाबंधन का जो ये ऑफर है, रक्षाबंधन का आप जानते हो कि फेस्टिवल पे बच्चों के लिए ऑफर्स आते हैं कि उनकी थोड़ी फीस कम कर देते हैं, जिससे कि बच्चा कम फीस में कोर्स ले ले, जिसने भैया जो लेना चाहता है उसकी मर्जी है अपनी। तो 28 तारीख से 28 अगस्त से हमारा ये ऑफर चालू हो रहा है। रक्षाबंधन का दिवस के अवसर पे हम आपके लिए ये ऑफर लेके आए हैं सुपर पास लाइव पे। तो जो सुपर पास लाइव आपको 1 साल का 1800 रुपए का मिलता है, वही सुपर पास लाइव आपको 1 साल का 1099 का मिल रहा है। आपको डिस्काउंट कोड क्या लगेगा बेटा? आपका डिस्काउंट कोड लगेगा एवीएस। आपने एवीएस डिस्काउंट कोड लगाना है। रक्षाबंधन स्पेशल बेटा आपका ये ऑफर है। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप चाहते हो, जैसे अभी आप आने वाले समय में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे जितने बैचेस हैं सारे बैचेस सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे अभी तो कि एनटीपीसी का आजाद बैच, आरआरबी ग्रुप डी का जुनून बैच, सीएचएसएल का उड़ान 2.0, जीडी का बैच, एमटीएस का बैच, सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन बैच या अंतिम प्रहार बैच, या बैंक्स के बैचेस, टीचिंग के बैचेस, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीच, यूपी एग्जाम के सारे जितने बैचेस है बेटा कहां चलते हैं? वो हमारे सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। तो जो हमारा ये सुपर पास लाइव है, ये आपको मिलता है 1 साल का 1800 रुपए के आसपास का एवीएस कोड लगाने के बाद। लेकिन अगर अभी आप रक्षाबंधन के ऑफर पे एवीएस डिस्काउंट कोड लगाओगे तो आपको ये मिलेगा सिर्फ 1099 रुपए का। रक्षाबंधन के दिन आपका ये स्पेशल ऑफर है। तो जो बच्चा चाहता है बेटा वो रक्षाबंधन के दिन ये स्पेशल ऑफर लगा के आप इस सुपर पास लाइव के अंदर जुड़ जाना। आपके क्लास के नीचे सुपर पास लाइव का आपको लिंक मिलेगा। आपकी क्लास के नीचे बेटा आपको सुपर पास लाइव का लिंक मिलेगा। आप जानते हो कि सुपर पास लाइव पे कैसे जाना होता है। आप सुपर पास लाइव पे जाइएगा और वहां जाके आप एवीएस कोड लगाना। आपको इसके अंदर 1099 के अंदर 1 साल की आपको इसमें वैलिडिटी मिल जाएगी। तो जिसकी इच्छा हो वो रक्षाबंधन पे अपनी बहन को चाहे तो वो गिफ्ट कर सकता है। कोई बहन चाहती है कि भैया मुझे लेना है तो भाई से गिफ्ट मांग लो, है ना, तो रक्षाबंधन पे आपको ये गिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ साथ मैं क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको मजा आया क्लास देख के तो वेरी गुड, क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय। जिन लोगों ने सुपर पास लाइव नहीं लिया उनके पास अच्छा मौका है बेटा, वो रक्षाबंधन के दिन खुद को भी गिफ्ट कर सकते हो, है ना। या आप जाके एवीएस कोड लगा के इसको ले लीजिएगा।
राइट। 28 तारीख को जैसे ही 28 तारीख चालू होगी 12 बजे हमारा ये ऑफर चालू हो जाएगा और रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर है। आप सब लोग प्लीज इसमें जुड़ के अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसी के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है जी, जय हिंद, बाय बाय, और हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन।